नमस्कार दोस्तों। राजस्थान में किसान आंदोलन अपना टॉपिक है। ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जिसमें राजस्थान का कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसमें किसान आंदोलन से संबंधित कोई भी क्वेश्चन ना पूछा जाता हो। एक या दो क्वेश्चन पक्का राजस्थान के हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। किसान आंदोलन की बात करते हैं अपन। सबसे पहले अपन बात करते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन की। तो बिजोलिया किसान आंदोलन में यहाँ पे बिजोलिया कहाँ पड़ता है, सबसे पहली बात तो ये आती है। बिजोलिया बिजोलिया जो आता है वो मेवाड़ रियासत के अंदर आता था और यहाँ पे बिजोलिया पड़ता है अपना भीलवाड़ा में। तो यहाँ पे धाकड़ जाति के किसान ज़्यादातर थे जिन्होंने मिलके लाग बाग और जो यहाँ पे कर बढ़ गए थे, टैक्स बढ़ गए थे, जिसके चक्कर में इन लोगों ने मिलके किसानों ने मिलके किसान आंदोलन किया। बिजोलिया किसान आंदोलन, इसकी बात कर लेते हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत 1897 ईस्वी में हुई थी और समाप्ति 1941 में हुई थी। अच्छा जी, इसके बाद में शुरुआत कैसे हुई इसके बारे में बात करते हैं अपन। भाई 1897 की बात है। 1897 की बात है। यहाँ पर बिजोलिया में ऊपर माल नाम से एक जगह है। ये बिजोलिया को ऊपर माल के नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ पे कोई मृत्यु भोज हो रही थी। मृत्यु भोज में किसान इकट्ठे हो रखे थे। तो किसानों ने 1897 ईस्वी में एक मृत्यु भोज के अवसर पर ऊपर माल के किसान गिरधारीपुरा गांव में मृत्यु भोज पर एकत्रित हुए थे। उन्होंने उनके ऊपर जो जुल्म हो रहे थे उसकी आवाज़ उठाने के लिए उन्होंने डिसीज़न लिया कि भाई हम मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह से मिलने जाएंगे। तो इन्होंने दो आदमियों को डिटेल कर दिया कि भाई आप मिलने जाओगे। उनका नाम था नानजी पटेल और ठाकरी पटेल। ये दोनों उदयपुर चले गए। उदयपुर जाने के बाद में ये मेवाड़ में महाराणा फतेह सिंह से मिलते हैं उदयपुर में, लेकिन इनकी बातों पे कोई ज़्यादा गौर नहीं दिया जाता। मेवाड़ सरकार ने इनको इधर उधर करके और ये बातों को ख़त्म कर दिया इनकी। इसके फलस्वरूप ये वापस आते हैं तो गिरधारीपुरा गांव में वहाँ का जो जमींदार था ठाकुर कृष्ण सिंह, उसने इनको निकाल दिया, गांव से बाहर निकाल दिया और मारने के लिए एक प्लानिंग तैयार कर ली। इसके फलस्वरूप बिजोलिया के राव कृष्ण सिंह ने उदयपुर जाने वाले नानजी और ठाकरी पटेल को ऊपर माल से निष्कासित करे, यानी बाहर निकाल दिया। यह राज्य का संगठित कृषक आंदोलन था जो सन 1897 से शुरू हुआ था और इसका समापन 44 साल बाद 1941 में मेवाड़ के जो प्रधानमंत्री सर टी राघव आचार्य जी बने थे उसके बाद में इसकी समाप्ति हुई। बिजोलिया आंदोलन का श्रेय मेनली किसको जाता है? बिजोलिया आंदोलन की शुरुआत अशोक परमार को दी जाता है। क्यों जाता है? अशोक परमार जो बिजोलिया नाम की रियासत थी वो अशोक परमार के अंडर में आती थी। मैंने उसका देख रहा है अशोक परमार कर रहा था, जिसको अशोक परमार कौन था? अशोक परमार भरतपुर के जगनेर का रहने वाला था। 1527 में महाराणा सांगा की ये खानवा के युद्ध में मदद करने के लिए गया था। महाराणा सांगा इससे बहुत प्रसन्न हुए। बाबर के साथ में युद्ध लड़ रहे थे, वैसे युद्ध में हार गए थे, परंतु इससे प्रभावित होकर इसको बिजोलिया की रियासत संभला दी थी, यानी देख रेख के लिए इसको दे दिया था। तो बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक अशोक परमार था। वह अपने मूल स्थान जगनेर भरतपुर से राणा सांगा की सेवा के लिए चित्तौड़ गया था। राव कृष्ण सिंह के समय भारी लगान के अलावा 84 प्रकार के टैक्स लिए जाते थे। राव कृष्ण सिंह के समय में बिजोलिया में 84 प्रकार के टैक्स लिए जाते थे। 1903, अब शुरुआत कहाँ से होती है? 1903 में ठाकुर होता है ना यहाँ का, ठाकुर कृष्ण सिंह ने चौरी कर लगा दिया। क्या है चौरी कर? चौरी कर में या मान लो कोई भी किसान है, उसको अपनी लड़की की शादी करनी है तो वो 5 रुपये किसको देगा? वो देगा यहाँ के जमींदार को, यानी किसको देगा? कृष्ण सिंह को देगा। इसका 1903 में कृष्ण सिंह ने चौरी कर लगाया। चौरी कर के बारे में हम आपको बता दिया कि 5 रुपये देगा। उसके बाद में बिजोलिया ठिकाने का भू राजस्व जो इकट्ठा किया जाता था उसकी जो पद्धति थी वो लाटा और कुंता नाम की पद्धति को फॉलो किया जाता था।
इसके विरोध में कृष्ण सिंह ने, अब क्या होता है कि किसानों ने अपनी लड़कियों की शादी करना बंद कर दिया, इसके विरोध में उतर आए किसान। 1904 और 1905 में ये कहानी चलती रही। उसके बाद में क्या होता है कि मजबूर होकर कृष्ण सिंह ने जो चंवरी कर था उसको बंद करना पड़ा। कृष्ण सिंह की मृत्यु हो जाती है 1905 में। उसके बाद में इसका जो उत्तराधिकारी है वो बनता है कृष्ण सिंह, यानी किशन सिंह नाम है उसका। कृष्ण सिंह का जो उत्तराधिकारी था वो बनता है पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह ने क्या काम किया, जो टैक्स लिया जा रहा था, अब उस टैक्स को, यानी कि 1 रुपया, अगर आप किसान अगर 1 रुपया कमाएगा तो वो 50 पैसे टैक्स के रूप में देगा, यानी 50% टैक्स लिया जा रहा था। और तलवार बंधाई नाम का एक और नया टैक्स लगा दिया। अब किसान इससे और ज़्यादा परेशान हो गए। किसानों ने खेती करना बंद कर दिया, लड़कियों की शादी करना बंद कर दिया। मेनली किसान आंदोलन 3 भागों में बटा हुआ है, बिजोलिया किसान आंदोलन। 1914 में पृथ्वी सिंह की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद में यहाँ का जो जागीरदार बनता है वो केसरी सिंह। केसरी सिंह ने क्या काम किया, ठिकाने को, ठिकानेदार पहले देख रहा था, उसको मुनसरमात में तब्दील कर दिया। यानी मुनसरमात क्या होता है, जहाँ पर राज्य सरकार, वहाँ की जो रियासत में जो सरकार है वो एक आदमी को डिटेल करेगी कि भाई यहाँ का देख रेख तू करेगा। सबसे पहले जो अमर सिंह राणावत और डूंगर सिंह को नियुक्त किया गया। अपने बात करते हैं, मार्च 1913 में किसानों ने साधु सीताराम, फतेहकरण, चारण और ब्रह्मदेव के नेतृत्व में आंदोलन की शुरुआत की। और सबसे पहले क्या डिसीजन लिया कि भाई खेती नहीं करेंगे, और खेती करना छोड़ दिया। 1916 में विजय सिंह पथिक ने, माणिकलाल वर्मा व साधु सीताराम ने नेतृत्व को संभाला। सबसे पहले इसमें 2 बोर्ड की स्थापना होती है। पहला है ऊपर माल किसान पंच बोर्ड। याद रखना, ऊपर माल किसान पंच बोर्ड की स्थापना 1916 में करता है विजय सिंह पथिक, करता है बैरीसाल गांव में करता है। किसी भी बुक में आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा बैरीसाल गांव। उसके बाद में यहाँ पे दूसरी स्थापना होती है, वो है बिजोलिया किसान पंचायत की स्थापना 1917 में होती है। कौन करता है, मन्नालाल पटेल को सरपंच बनाया जाता है, और ये भी कौन करता है, विजय सिंह पथिकी करता है। अच्छा, आंदोलन चल रहा है, आंदोलन के चर्चे कहाँ से होते हैं, ये मेन चीज़ है। कानपुर से एक समाचार पत्र निकलता था उस टाइम में, उसका नाम था प्रताप। प्रताप में गणेश शंकर विद्यार्थी नाम का एक विद्यार्थी था, स्टूडेंट था। इसने प्रताप समाचार पत्र में बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में छाप दिया। न्यूज़ छापने से भाई किसान आंदोलन के बारे में छप गया तो लोग और ज़्यादा जागरूक हो गए, और ज़्यादा भड़क गए। इसके बाद में मेनली चर्चा में तभी आया है किसान आंदोलन, कब, जब इसकी न्यूज़ प्रताप नाम के समाचार पत्र में छप गई। कानपुर से छपता था, याद रखना। ये गणेश शंकर विद्यार्थी ने कानपुर से प्रकाशित प्रताप समाचार पत्र द्वारा इस आंदोलन को ज़्यादा प्रभावी बनाने के लिए न्यूज़ छाप दिया इसका। इससे ये ज़्यादा चर्चा में आ गया। 1919 में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था। पथिक ने बिजोलिया मामले को उठाने का प्रयास किया। कांग्रेस के अधिवेशन में 1919 में बिजोलिया मामले को पथिक ने उठाने की कोशिश की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब क्या होता है कि जो मेवाड़ सरकार ने है ना, एक डिसीजन लिया कि हम यहाँ का जो एजीजी था, एजीजी का मतलब है एजेंट टू गवर्नर जनरल, होलैंड को कहाँ भेज दिया, बिजोलिया भेज दिया कि भाई जाओ मध्यस्थता करो किसानों के साथ। तो होलैंड और किसानों के बीच एक समझौता होता है। डेट आती है 5 फरवरी 1922 को। इसमें जो टैक्स लिया जा रहा था वो 50% की बजाय अब यानी 1/2 की जगह 1/3 कर दिया। परंतु ये समझौता तो कर लिया, लेकिन ग्राउंड में उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। इससे किसानों ने दोबारा से आंदोलन को प्रभावी रूप देना शुरू कर दिया। 1929 में आंदोलन का नेतृत्व 1927 में, पहले बता देते हैं, विजय सिंह पथिक किसी कारणवश इस आंदोलन से दूर हो गए 1927 में। अब आंदोलन का नेतृत्व करने वाला तो भाई एक नेता चाहिए। 1929 में बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व हरिभाऊ उपाध्याय ने संभाला, यानी इसकी कमान हरिभाऊ उपाध्याय के हाथों में आ गई। लेकिन आंदोलन कब ख़त्म होता है, 1941 में। अब किसान आंदोलन करे जा रहे हैं। उसके बाद में 1941 में डॉक्टर मोहन सिंह मेहता की
और किसानों के मध्यस्थता के लिए मेवाड़ सरकार ने उसको भेजा। ये डिटेल करने वाला था टी राघवाचार्य जी, जब वो प्रधानमंत्री बने थे कि भाई जाओ किसानों की बातें सुनो। इस मोहन सिंह ने किसानों के मध्य समझौता किया कि भाई तुम्हारी ज़मीन लौटा देंगे, जो भी तुम्हारे पे टैक्स लगे हैं 84 में से 35 प्रकार के टैक्स ख़त्म कर दिए, और इस तरह से आंदोलन को ख़त्म करो। तो बिजोलिया में किसानों और मोहन सिंह के बीच में, मोहन सिंह मेहता के बीच में एक समझौता होता है 1941 में। इसके बाद में एक चीज़ यहाँ याद रखने वाली है कि ऊपरमाल, जो कि बिजोलिया है ना, बिजोलिया वाला क्षेत्र है, ऊपरमाल के नाम से भी जाना जाता था। विजय सिंह पथिक को वहाँ का महात्मा के नाम से जाना जाता था। ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, 1916 में हुई थी। हरियाली अमावस्या के दिन हुई थी। अप्रैल 1919 में महाराणा ने न्यायमूर्ति बिंदुलाल भट्टाचार्य की अध्यक्षता में एक जांच आयोग नियुक्त किया। बिजोलिया आंदोलन के इतिहास में पहला ऐसा आंदोलन है जो सुसंगठित रूप से सबसे लंबे समय तक चला, हिंसा नहीं हुई इस आंदोलन में। इसके बाद में अपने महात्मा गांधी जी ने बिजोलिया किसान आंदोलन की समस्याओं का अध्ययन करने हेतु अपने सचिव का नाम था महादेव भाई देसाई को बिजोलिया भेजा, और 1941 में आंदोलन की समाप्ति हुई। आंदोलन को समाप्त करने में 3 आदमियों का मेन रोल था, MMT ऐसे याद रखना है। एक तो मोहन सिंह मेहता, दूसरा माणिकलाल वर्मा, और तीसरा टी राघवाचार्य, प्रधानमंत्री टी राघवाचार्य। और किसानों के मध्य समझौता हुआ, किसानों को उनकी ज़मीन लौटा दी और आंदोलन ख़त्म हो गया। अब अपने बात कर लेते हैं बेगू किसान आंदोलन की। बेगू किसान आंदोलन, भाई बेगू पड़ता कहाँ है? सबसे पहले बेगू वर्तमान में पड़ता है चित्तौड़गढ़ में, पहले आता था भीलवाड़ा में। बेगू चित्तौड़गढ़ में वर्तमान में आता है। बेगू मेवाड़ राज्य का एक ठिकाना था। बेगू के किसानों में अपने लाग बाग और बेगार के ऊंचे लगान के विरुद्ध 1921 में मेनाल नामक स्थान पर, मेनाल का है भीलवाड़ा में, नामक स्थान पर किसान एकत्रित होते हैं। उसके बाद में आंदोलन करने के लिए एक नेता भी चाहिए। तो आंदोलन का जो नेतृत्व किया है वो राम नारायण चौधरी ने किया। अच्छा, अपन बात कर लेते हैं सबसे मेन चीज़ क्या है। 1922 में राम नारायण चौधरी मंडावरी में किसान आंदोलन को गोलियों की बौछार से तितर बितर किया गया। सिपाहियों की गोलियों का शिकार खुद एक सिपाही फैज खां हुआ। देखो, अलग अलग किताबें अलग अलग चीज़ें लिखती है। मेनली यहाँ पे मैं ये समझाना चाहता हूँ कि जो बेगू किसान आंदोलन था, वो बेगू किसान आंदोलन में रूपा जी और कृपा जी नाम के 2 आदमी शहीद होते हैं 1922 में। जो 1921 में क्या होता है, सबसे पहले मेनाल नामक स्थान पे भीलवाड़ा में एकत्रित होते हैं किसान, नेतृत्व करता है राम नारायण चौधरी। उसके बाद में 1922 में मंडावरी नामक स्थान पर किसान इकट्ठे होते हैं, किसानों पर गोलियां चला देती है सरकार, और खुद सैनिक ही घायल हो जाता है खुद की गोलियों से। किसानों और ठाकुर, यहाँ का ठाकुर कौन था, अनूप सिंह, के बीच में एक समझौता होता है। उस समझौते का नाम है बोलशेविक समझौता। अब सबसे मेन कन्फ्यूजन करने वाला एक क्वेश्चन है कि भाई बोलशेविक समझौता कहाँ पे हुआ था। सबसे पहले निम्न में से बोलशेविक समझौता किस आंदोलन से संबंधित है, ये क्वेश्चन आ जाता है। बोल को क्या जाता है, फेंका जाता है, फेंका और बेगू, फेंकू, बोल को फेंकू और बेगू मेरे मिलता जुलता शब्द है। यानी आपको ऐसे याद रखना है कि ये समझौता हुआ है, बेगू किसान आंदोलन से संबंधित है। कहाँ और कब होता है ये? 13 जुलाई 1923 को गोविंदपुरा के किसानों पर रूपा जी और कृपा जी नाम के 2 व्यक्तियों पर जो गोली चलाई जाती है मेवाड़ सरकार के द्वारा, उसके अंदर रूपा जी और कृपा जी नाम के 2 व्यक्ति मारे जाते हैं। बोलशेविक समझौता 1922 में हुआ था, याद रखना, बोलशेविक समझौता 1922 में हुआ था। बेगू में किसानों की शिकायतों हेतु जो 2 आदमी मारे गए थे, इनकी जांच के लिए ट्रेंच आयोग का गठन किया। ट्रेंच आयोग का गठन तो कर दिया, लेकिन भाई ट्रेंच आयोग का जो अध्यक्ष था वो मिस्टर ट्रेंच ही था। मिस्टर ट्रेंच की अध्यक्षता में ट्रेंच आयोग का गठन किया गया।
बेगू में किसानों की शिकायतों की जांच हेतु सरकार ने बंदोबस्त आयुक्त श्री टैंस की अध्यक्षता में आयोग का गठन किया। और इसके बाद में यहाँ पर क्या हुआ कि विजय सिंह पथिक पकड़े जाते हैं इस आंदोलन में। 3.5 साल की जेल होती है इनको, 3.5 साल की जेल होती है। अब अपने बात कर लेते हैं अलवर किसान आंदोलन की। अलवर में मेव जाति का बाहुल्य था। सबसे ज़्यादा अलवर में कौन सी जाति का बाहुल्य था? मेव जाति का बाहुल्य। अलवर में जो किसान आंदोलन होता है वो होता है, क्यों होता है भाई? लाग बाग टैक्स बढ़ा दिया था यहाँ पे। किसने बढ़ाया टैक्स? यहाँ का जो राजा था जयसिंह था, उसने क्या किया? किसानों के ऊपर टैक्स बढ़ा दिया। तो यहाँ के किसान इकट्ठा होकर सभा कर रहे थे। भाई सभा कहाँ कर रहे थे? अलवर में एक गांव है, गांव का नाम है नीमू चाणा। नीमू चाणा नामक स्थान पर किसान इकट्ठे होकर सभा कर रहे थे। इस पर अलग अलग किताबें अलग अलग अपना मत लिखती है। किताबें लिखती हैं, एक किताब लिखती है कि यहाँ पर किसानों के ऊपर पुलिस ने गोलियां चला दी थी और लगभग 800 लोग यहाँ पे मारे गए थे इस आंदोलन में। गांधी जी ने इस आंदोलन को द्वितीय जलियांवाला बाग घटना कहा। अच्छा, दूसरी किताब लिखती है कि स्थानीय सेना ने गोली चला दी थी, यानी सेना का जिक्र आता है। ये स्थानीय सेना किसकी थी? ये जयसिंह की सेना थी, महाराजा जयसिंह की सेना थी ये। अब मेनली कंक्लूजन क्या निकल के आता है कि अलवर के किसानों ने जो टैक्स बढ़ गया था उसके विरोध में 14 मई, याद रखना 14 मई 1925 को नीमू चाणा नामक स्थान पर सभा का आयोजन किया जा रहा था। इस पर अनाधुंध गोलियां चलाएगी सरकार के द्वारा, राज्य सेना लगा लो, पुलिस लगा लो, मतलब वहाँ के सैनिकों के द्वारा यहाँ पे गोलियां चलाएगी। मेनली किताबें पुलिस ही लिखती है कि भाई पुलिस के द्वारा गोली चलाई, जिसमें सैकड़ों स्त्री पुरुष मारे गए। लेकिन एक किताब लिखती है कि यहाँ 800 लोग मारे गए थे। इसके बाद में गांधी जी के मुंह से एक बात निकल गई। गांधी जी ने कहा कि भाई ये तो जलियांवाला बाग हत्याकांड है दूसरा। उसके बाद में दोहरी डायर शाही, या इसे दूसरी भाषा में कहेंगे तो दोहरी डायर शाही भी कहा। 1932-33 में अलवर में मेवात क्षेत्र में ये आंदोलन फिर से प्रारंभ होता है और किसानों की समस्याएं वो ये टैक्स बढ़ गया था। लास्ट में क्या होता है? 1933 में कृष्ण सिंह को अलवर छोड़ने के आदेश दिया गए। किसके द्वारा दिए गए? ब्रिटिश फौज के द्वारा। बताते हैं कि ये महाराजा जयसिंह हिसार तक चला गया था। मारवाड़ किसान आंदोलन की बात कर लेते हैं। मारवाड़ किसान आंदोलन की बात करने से पहले सबसे पहले मारवाड़ किसान आंदोलन में आता है अपना जोधपुर किसान आंदोलन। जोधपुर किसान आंदोलन क्यों हुआ? जोधपुर किसान आंदोलन, मादा पशुओं का निष्कासन पहला कारण। मादा पशुओं थे, उनका निष्कासन किया जा रहा था, यहाँ से निकाल के दूसरी जगह भेजा जा रहा था। तो भाई मादा पशुओं से क्या इनकम जनरेट होती है, जैसे भैंस है, गाय है, दूध देती है। उसके बाद में दूसरा था तोल पद्धति, यानी जो तोल में गड़बड़ की जा रही थी, यानी आपको 1 किलो कुछ सामान चाहिए तो आपको 400 ग्राम ही देगा, 500 ग्राम देगा, पैसे आप 1 किलो के दे रहे हो। ये 2 कारण थे। अच्छा, इस आंदोलन में एक राजनीतिक दल मारवाड़ हितकारिणी सभा ने भाग लिया। मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना 1923 में जयनारायण व्यास ने की। अच्छा, जोधपुर किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? जयनारायण व्यास ने। जोधपुर किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? जयनारायण व्यास ने। उसके बाद में तो जोधपुर किसान आंदोलन के अलावा यहाँ पे 2-3 किसान आंदोलन और भी हुए हैं। डाबड़ा कांड, जैसे ये मार्च 1947 के में डाबड़ा कांड, इसका नेतृत्व मथुरा दास ने। उसके बाद में 3 बार और आंदोलन हुए हैं मारवाड़ क्षेत्र में, 1929, 1939 और 1947 में किसान आंदोलन मेनली यहाँ के प्रमुख थे। अपने बात करते हैं बूंदी किसान आंदोलन। बूंदी किसान आंदोलन की बात करने के लिए सबसे पहले अपने को याद रखना है, बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व नैनूराम शर्मा ने किया। अच्छा, 1922 में नैनूराम इसका नेतृत्व कर रहा था 1922 में। तो क्या होता है कि
बूंदी के बरड़ गांव में हाकिम का हुसैन ने के संकेत पर एकत्रित भीड़ पर पुलिस द्वारा गोली चलाने से नानक जी भील शहीद हो गए। एक डाबी नामक तालाब था बूंदी के अंदर, बूंदी के हाड़ौती क्षेत्र के अंदर था ये डाबी तालाब। उसके ऊपर ये अपना नैनूराम शर्मा जी किसानों को इकट्ठा करके आम सभा कर रहे थे। सभा के ऊपर पुलिस अधीक्षक था, उनका नाम था इकराम हुसैन। पुलिस अधीक्षक का नाम था हाकिम इकराम हुसैन। उसके इशारे पर जो सेना थी उसने गोलियां चला दी थी, जिससे क्या हुआ कि यहाँ पर अपना एक आदमी शहीद हो जाता है। उसका मेनली जिक्र आता है नानक जी भील। नानक जी भील ही ऐसा आदमी था जिसने पंछीड़ा गीत गाया था इस आंदोलन में। याद रखना, पंछीड़ा गीत बहुत बार पूछा जाता है। पंछीड़ा गीत, पंछी से याद रखना है पंछीड़ा गीत। पंछी क्या खाता है? बूंदी खाता है। याद रखना, पंछी बूंदी खाता है, तो ऐसे याद रखना है। पंछीड़ा गीत गाया था नानक जी भील ने। नानक जी भील की मृत्यु 1922 में हो जाती है। उसके बाद 4 साल के लिए नैनूराम शर्मा को पुलिस अरेस्ट कर लेती है यहाँ पे डाबी नामक तालाब से। उसके बाद 4 साल बाद में जैसे ही ये वापस छूट के आते हैं जेल से 1926 में, तो डेट याद रखना, बूंदी किसान आंदोलन 1926 में, बूंदी किसान आंदोलन 1926 में शुरुआत। उसके बाद में नेतृत्वकर्ता इसका है नैनूराम शर्मा। अच्छा, 3 बातें हमें यहाँ से याद रखनी है। पहली बात क्या है कि भाई सती प्रथा पर जो रोक लगाने वाली रियासत थी वो बूंदी रियासत थी। सती प्रथा पर रोक राजस्थान में 1822 में लगी। सती प्रथा पर रोक 1822 में लगी राजस्थान में। रोक लगाने वाली रियासत थी बूंदी रियासत। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन आता है कैसे कन्ना कैसे कोटा, कन्यावध पर रोक लगाने वाली रियासत थी कोटा। कब लगाई गई? 1934 में। याद रखना, 1934 में कैसे कन्ना कैसे कोटा, कन्यावध पर सर्वप्रथम रोक लगाने वाली रियासत राजस्थान की थी कोटा रियासत। उसके बाद में अपने तीसरा है डाकण प्रथा पर रोक सबसे पहले लगाने वाली थी रियासत उदयपुर रियासत। कब लगाई गई? 1853 में लगाई गई। उसके बाद में अपना चौथा अपना आता है मानव तस्करी यानी मानव व्यापार पर प्रतिबंध। ये सबसे पहले जयपुर रियासत ने लगाई। कब लगाई? 1847 में लगाई। याद हो गया। बूंदी किसान आंदोलन, नेतृत्वकर्ता नैनूराम शर्मा, नानक जी भील शहीद, आंदोलन की शुरुआत 1926 में। उसके बाद में अपने आता है भील किसान आंदोलन। भीलों में सबसे पहले आपको याद रखना है गोविंद गिरी जी का भगत आंदोलन। ये मेवाड़ के दक्षिण पश्चिम का जो क्षेत्र है भोमट और मगरा कहलाता है, जहाँ पर भील व गेरासिया जाति थी, जनजातियों के लोग यहाँ पे रहते हैं। 1841 में मेवाड़ भील कोर की स्थापना कंपनी सरकार के द्वारा कर्जित है, यानी ब्रिटिश जो कंपनी थी उसकी सरकार के द्वारा 1841 में मेवाड़ भील कोर की स्थापना होती है। याद रखना, मेवाड़ भील कोर की स्थापना बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन, 1841 में की गई। अच्छा, गोविंद गिरी के नेतृत्व में भील आंदोलन होता है। कहाँ पे होता है? डूंगरपुर। याद रखना, बांसवाड़ा मेनली आपको याद रखना है, बांसवाड़ा। और गोविंद गिरी का जन्म कहाँ होता है? गोविंद गिरी का जन्म 1858 ईस्वी में बांसिया गांव डूंगरपुर में जन्म हुआ था इनका। इसके बाद में गोविंद गिरी द्वारा राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा की सर्दियों से शोषित व उत्पीड़ित भील जनजाति को संगठित कर वहाँ पर आंदोलन का नेतृत्व किया जाता है। आंदोलन को भगत आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। गोविंद गिरी दशानंद संप्रदाय के सन्यासी थे। गोविंद गिरी जो थे वो दशानंद संप्रदाय के सन्यासी बने थे। गोविंद गिरी व सुरजी भगत ने 1883 में सिरोही में संप सभा की स्थापना की। भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है ये। संप सभा की स्थापना 1883 में किसने की? गोविंद गिरी ने की थी। गुरु गोविंद गिरी इनका पूरा नाम है, गुरु गोविंद गिरी और सुरजी भगत। 1883 में संप सभा की स्थापना, याद रहेगा, संप सभा की स्थापना 1883 में गोविंद गिरी
और सुरजी भगत ने की थी। संप सभा का उद्देश्य भीलों व गरासियाओं में एकता स्थापित करना था, इनको जागरूक करना था, क्योंकि इनके अधिकारों का हनन हो रहा था, यहाँ पे टैक्स ज़्यादा लिया जा रहा था। बार बार एक चीज़ बार बार आती है हमारे कि बेगार बेगार लिया जाता है। बेगार क्या है कि मान लो कोई एक आदमी है, उससे सारे दिन हम काम कराते रहें, पूरे दिन काम कराते रहें, उससे कोई भी पत्थर उठवाने का काम करवा रहे हैं, उससे मानसिक काम यानी पढ़ने लिखने का कोई काम करा रहे हैं, और उस आदमी को लास्ट में हम पैसा ना दें, ये कहलाता है बेगार। दूसरा है लाग बाग। लाग बाग क्या है? लाग बाग ऐसी प्रथा है जिसमें आपने मान लो फसल को उगाया, उसमें से कुछ हिस्सा आपको देना पड़े टैक्स के रूप में, वो हो गया लाग बाग। बिजोलिया में जो टैक्स वसूल करने की जो पद्धति थी वो थी लाता और कुंता पद्धति। याद रखना, कुंता पद्धति। अब अपने बात कर लेते हैं नवंबर 1913 में क्या होता है। संप सभा का जो वार्षिक अधिवेशन हो रहा था, कहाँ पे हो रहा था? मानगढ़ पहाड़ी पर बांसवाड़ा में हो रहा था। तो क्या हुआ, ब्रिटिश सेना ने मानगढ़ स्थान को घेर के वहाँ पे गोलियाँ चलवा दी थी, जिसमें 1500 भील मारे गए थे। 1500 भील मारे गए थे। ब्रिटिश सेना की गोली से 1500 भील मारे गए थे। मानगढ़ पहाड़ी पर हर वर्ष आश्विन शुक्ल पूर्णिमा को मेला लगता है। किसकी याद में? जो ये 1500 भील मारे गए थे, इनकी याद में। अच्छा, अब यहाँ से आपको सबसे मेन चीज़, 3 चीज़ याद रखनी है कि भाई संप सभा की स्थापना कब हुई? 1883 में। किसने की? सुरजी भगत और गोविंद गिरी ने, याद रहेगा। इसके बाद में मेनली अपने भील आंदोलन का दूसरा चरण कब स्टार्ट होता है और कौन करता है? 1886 में स्टार्ट होता है, मोतीलाल तेजावत करता है। उदयपुर के फलासिया क्षेत्र में कोल्यारी गांव में ओसवाल परिवार में जन्मे थे। एक ही आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। वैसे एक ही आंदोलन का संबंध चित्तौड़गढ़ से है, याद रखना, किताबों में साफ लिखा है, एक ही आंदोलन चित्तौड़गढ़। आदिवासियों के मसीहा, बाबूजी के नाम से, बाबूजी के उपनाम से प्रसिद्ध मोतीलाल तेजावत, यानी आदिवासियों के मसीहा। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में, आदिवासियों का मसीहा के नाम से कौन जाना जाता है? उपनाम था ये इसका, मोतीलाल तेजावत है। बाबूजी के उपनाम से मोतीलाल तेजावत जाने जाते हैं। उसके बाद में भील आंदोलन भोमट क्षेत्र में चलाया गया। याद रखना, भील आंदोलन भोमट क्षेत्र में चलाया गया। भोमट और मगरा क्षेत्र है ना, डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है उसको भोमट और मगरा के नाम से जाना जाता है, इसलिए भोमट भील आंदोलन या एक ही आंदोलन भी कहलाता है। एक ही आंदोलन का उद्देश्य भीलों व किसानों में पूर्ण एकता स्थापित करना, आंदोलन का मकसद यही था। अब अपने बात कर लेते हैं भील आंदोलन, पूरा डिटेल में पढ़ते हैं। भील किसान आंदोलन मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में एक ही किसान आंदोलन के नाम से जाना जाता है, की शुरुआत 1921 में चित्तौड़गढ़ से की। मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि एक ही किसान आंदोलन का नेतृत्व मोतीलाल तेजावत करता है, और एक ही किसान आंदोलन का संबंध चित्तौड़गढ़ से है, याद रहेगा, चित्तौड़गढ़ से। अब चित्तौड़गढ़ में एक स्थान आता है रासमी गांव, चित्तौड़गढ़ मातृकुंडिया नामक स्थान से। रासमी जो है तहसील है, मातृकुंडिया गांव है, वहाँ से भील किसान आंदोलन की शुरुआत होती है। उन्होंने कोटड़ा, झालोड़ व मांदड़ी जैसे आदिवासी क्षेत्रों में भीलों को संगठित करके अवैध लाग बाग के विरोध में आंदोलन चलाया, और इस आंदोलन का नाम एक ही किसान आंदोलन, यानी एक ही किसान आंदोलन, एक ही यानी एक, आपको याद रखना है, एक उल्टी साइड से लिखना शुरू करेंगे, 1 और 2 यानी 1921 अपने को याद रह जाएगा। 1921 में एक ही किसान आंदोलन चित्तौड़गढ़ में शुरू होता है। मोतीलाल तेजावत करता है इस नेतृत्व, और मेन मकसद इसका था आदिवासियों को संगठित करना, आदिवासियों को एकत्रित करना। और जगह का नाम आपको याद रहेगा, रासमी तहसील, मातृकुंडिया गांव, चित्तौड़गढ़। एक ही किसान आंदोलन 1921, मातृकुंडिया गांव, रासमी तहसील, चित्तौड़गढ़। अच्छा जी, 21 सूत्री मांग का एक पत्र तैयार किया, किसने? मोतीलाल तेजावत ने, और वो मेवाड़ सरकार को सौंप दिया। इसके संबंध में विजयनगर राज्य, गुजरात के नीमड़ा
गांव में पाल चितरिया में 7 मार्च 1922 को एकत्रित हुए। भील किसान आंदोलन मेनली क्या है? भील किसान आंदोलन। मोतीलाल तेजावत 1921, मातृकुंडिया गांव, रासमी तहसील, चित्तौड़गढ़। शुरुआत, उन्होंने कोटड़ा, झालोड़ व मांदड़ी जैसे आदिवासी क्षेत्र के भीलों को संगठित कर लिया और आंदोलन चलाया लाग बाग व बेगार जो ली जा रही थी उसके विरोध में। 21 सूत्री मांगों का जो प्रपत्र था वो मेवाड़ सरकार को सौंप दिया। नीमड़ा गांव में पाल चितरिया में 7 मार्च 1922 को एक सम्मेलन बुलाया, जिसे सफल होने से रोकने के लिए मेवाड़ भील कोर के सैनिकों ने अनाधुंध फायर की। फायर से 1200 भील लोग मारे गए थे, जिसमें 1200 भील मारे गए थे। और इस घटना के बाद मोतीलाल तेजावत जो थे अज्ञातवास में चले गए थे। अज्ञातवास का मतलब होता है अपने आप को कहीं छुपा लेना, कहीं एक सेफ जगह देख के अपने आप को कहीं छिपा लेना। नीमड़ा हत्याकांड एक दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान में 2 ही ऐसे आंदोलन हुए हैं, पहला भील आंदोलन और दूसरा है अलवर का आंदोलन, जिसकी संज्ञा या कंपेयर जिसको किया है जलियांवाला बाग हत्याकांड से। 1929 में महात्मा गांधी के कहने पर तेजावत ने ईडर पुलिस के सामने समर्पण किया। कब छुपे थे? 1922 में। उसके बाद में 1929 में ईडर पुलिस के सामने समर्पण कर दिया था। अब अपने बता देते हैं कि जनजातियों में जागृति उत्पन्न करने वाले अन्य नेताओं में भोगीलाल पांड्या, बलवंत सिंह मेहता, माणिकलाल वर्मा, बालेश्वर दयाल, हरिदेव जोशी, इनका भी नाम आता है। यानी कि अपने को याद रखना है तो याद कैसे रखेंगे? भोगीलाल पांड्या, भोगीलाल पांड्या, इसका संबंध किससे है? डूंगरपुर से है। इसके अलावा 3 नेताओं का और नाम याद रखना है, माणिकलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता, बालेश्वर दयाल, और एक अपना चौथा नेता आता है हरिदेव जोशी। ये हरिदेव जोशी, इनका भी संबंध आदिवासी क्षेत्र से ये बिलोंग करते हैं। अब अपने आ जाते हैं मीणा किसान आंदोलन पे। मीणा किसान आंदोलन, भाई मीणाओं का संबंध कहाँ से रहा है? मीणा जयपुर से संबंधित है बस। तो इस क्षेत्र के आसपास के मीणा है वो इकट्ठे होकर आंदोलन करेंगे। क्या है देखो, मीणा जाति के लोग बड़े मेहनती होते हैं, निष्ठावान, दबंग व्यक्ति होते हैं, दबंग के धनी। इन्होंने राज्य के कई भागों पर शासन किया है। मेनली इनका जो क्षेत्र था वो था जयपुर, लेकिन कालांतर में मीणाओं का शासन समाप्त हो जाने के कारण अपनी आजीविका कमाने के लिए वो चोरी का और लूटपाट करने लगे। ये मैं नहीं बोल रहा भाई, किताबें बोल रही हैं किसी। और ये वीडियो बनाने का जो मकसद है किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। सन 1924 के क्रिमिनल ट्राइब एक्ट तथा जयपुर राज्य के जरायम पेशा कानून 1930 के तहत जरायम पेशा मानकर इन्हें 12 वर्ष से जो ऊपर कोई भी स्त्री या पुरुष होता था उनको थाने के ऊपर रोज़ अपनी अटेंडेंस दर्ज करानी होती थी, क्योंकि इनको शक की नज़र से देखा जाता था पहले। वर्तमान में ऐसा नहीं है। वर्तमान में भील अच्छी जगह पे अपना मीणा अच्छी जगह पे अपना पोस्टेड है, अच्छे जॉब कर रहे हैं, अच्छे कार्य कर रहे हैं, इसके लिए जाने जाते हैं। मीणा समाज ने इसका घोर विरोध किया तथा अपने अस्तित्व का, अपने मान सम्मान के लिए भाई इन्होंने अपना घोर विरोध किया। मीणा जाति सुधार कमेटी 1933 में मीणा क्षत्रिय महासभा का गठन करती है। कौन करता है? 1933 में मीणा क्षत्रिय महासभा का गठन होता है। कहाँ होता है? मीणा जाति सुधार कमेटी के द्वारा। जयपुर क्षेत्र में जैन संत मगन सागर की अध्यक्षता में अप्रैल 1944 में मीणा का एक वृहद सम्मेलन नीम का थाना नामक स्थान पर होता है। यह अपना जयपुर के आसपास में है, नीम का थाना सीकर में पड़ता है, जहाँ पर पंडित बंशीधर शर्मा की अध्यक्षता में राज्य मीणा सुधार नीति का गठन किया जाता है। यानी राज्य मीणा सुधार
नीति का गठन 1944 में। अध्यक्ष कौन था? पंडित बंशीधर शर्मा। स्थान कौन सा था? नीम का थाना। इस समिति ने 1945 में जयराम पेशा, क्या है जयराम पेशा? जयराम पेशा एक ऐसा कानून था जिसके अंदर मीणाओं को, जो भी 12 साल से ऊपर स्त्री पुरुष बच्चा है, उसको वहाँ के नज़दीकी पुलिस थाने में अपना जाके अटेंडेंस दर्ज करानी पड़ती थी। तो इसका विरोध किया और इसको समाप्त करने के लिए आवाज़ उठाई। 1945 में जयराम पेशा व अन्य कानून वापस लेने की मांग करते हुए समिति संयुक्त मंत्री श्री लक्ष्मी नारायण झारवाल के नेतृत्व में आंदोलन चलाया। 3 जुलाई 1946 में सरकार ने स्त्री व बच्चों को पुलिस थाने पर अटेंडेंस देने से मना कर दिया, लेकिन जो पुरुष 12 साल से ऊपर जो पुरुष था उसको फिर भी अटेंडेंस वहाँ पे जाके देनी पड़ती थी। अटेंडेंस रजिस्टर बनाया गया था बाकायदा। 28 अक्टूबर 1946 को एक विशाल सम्मेलन बागावास में आयोजित कर चौकीदार मीणा ने स्वेच्छा से चौकीदारी के काम से इस्तीफा दे दिया। मीणाओं की 2 शाखा होती है, चौकीदार मीणा और दूसरा जमींदार मीणा। तो चौकीदार मीणाओं ने अपना जो ये चौकीदार शब्द अपने पीछे नाम के पीछे जो लगाते थे उससे मुक्ति पा ली, इस्तीफा दे दिया। इस दिन को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी मुक्ति दिवस आपको याद रखना पड़ेगा। 28 अक्टूबर 1946 मुक्ति दिवस। किसका मुक्ति दिवस? मीणाओं का, क्योंकि इन्होंने अपने नाम से चौकीदार शब्द को हटा लिया था। नाम के पीछे टाइटल जो चौकीदार मीणा तो ओनली मीणा रखते थे, चौकीदार को हटा लिया था, यानी मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। मीणाओं द्वारा लगातार प्रयास करने पर 1952 में जयराम पेशा संबंधी काला कानून भी रद्द हो गया है। यानी शुरुआत कब हुआ जयराम पेशा कानून की? 1933 में। समाप्ति कब होती है जयराम पेशा कानून की? 1952 में। तो यहाँ तक था अपना किसान आंदोलन। किसान आंदोलन से संबंधित कोई भी आपको कन्फ्यूज़न हो तो पूछ सकते हैं, कमेंट ज़रूर करना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो आपके मिलते रहेंगे धीरे धीरे। थोड़ा क्या है कि परिस्थितियाँ इस हिसाब की नहीं है कि भाई वीडियो बनाया जा सके, बाकी फिर भी कोशिश करेंगे।